जी नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नरेश कुमार मीना फ्रॉम जीपीसी धौलपुर। लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था या पिच एंड रोल, ये तीन एक्सेस के बारे में जो कि सैटेलाइट और एरोप्लेन में सेम ही होती हैं। अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले थे स्टेशन कीपिंग। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेशन कीपिंग का मतलब वो सेम ही है कि अभी जैसे एल्टीट्यूड कंट्रोल हमने बताया, वो सिर्फ एल्टीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए है। तो स्टेशन कीपिंग मतलब स्टेशन को बनाए रखना, एक पर्टिकुलर पोजीशन में पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे उसकी सारी चीज़ों को मेंटेन करना, दैट इज़ कॉल्ड स्टेशन कीपिंग। समटाइम्स ड्यू टू, इसमें लिखा है देखिए, समटाइम्स ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स सैटेलाइट इज़ ड्रिफ्टेड फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल पाथ। कुछ फैक्टर की वजह से कभी कभार क्या होता है कि ये अपने ऑर्बिटल जो पाथ है, इसका जो पाथ को हिंदी में बोलेंगे, आप देख लेना मिल जाए तो, सॉरी, ओके। सो ऑर्बिटल पाथ से अगर ये अपने चेंज हो रहा है तो किस वजह से हो सकता है? देखो, वेरिएशन इन अर्थ ग्रेविटी, सोलर रेडिएशन, ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन सन एंड मून, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पे काम करता है, कह सकते हैं। सोलर रेडिएशन भी काम करता है, उसके कारण भी इसका जो है पोजीशन चेंज हो सकता है। सो वी नीड काउंटर एक्शन फॉर दिस ड्रिफ्ट एंड वंस अगेन सैटेलाइट प्लेस इन इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट पाथ। सो हमें क्या चाहिए? काउंटर एक्शन चाहिए इसके अगेंस्ट, ये जो फैक्टर्स हैं मैंने आपको बताया, तीन फैक्टर्स, इनकी वजह से जो हमारी पोजीशन में चेंज आया है सैटेलाइट की, इनको वापस से करेक्ट करने के लिए हमें एक काउंटर एक्शन फोर्स चाहिए, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेशन कीपिंग। मैंने आपको बताया स्टेशन को अपनी पुरानी अवस्था, ओरिजिनल अवस्था में ही बनाए रखने। स्टेशन क्या है यहाँ पे? अभी फ़िलहाल में हमारा सैटेलाइट है, ठीक है। तो जो सैटेलाइट है हमारा, उसको अपनी पोजीशन में बनाए रखना, दैट इज़ कॉल्ड स्टेशन कीपिंग। दिस काउंटर एक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाई फायरिंग स्मॉल जैकेट्स। और ये काउंटर एक्शन जो फोर्स है हम कहाँ से लेके आएंगे? हम यूज़ करते हैं स्मॉल जेट रॉकेट्स। देखो, रॉकेट्स यूज़ करते हैं, छोटे छोटे वाले रॉकेट से हमको क्या मिलता है? रॉकेट्स में फ्यूल होता है, और फ्यूल जब बर्न होता है तो रॉकेट पीछे से एक थ्रस्ट पैदा करता है। सो थ्रस्ट जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट मूव करता है। तो उस थ्रस्ट की फोर्स की मदद से, थ्रस्ट का जो फोर्स है उसकी मदद से हम सैटेलाइट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दीज जेट्स विल प्रोड्यूस पल्सेज वंस फॉर एवरी 2 और 3 वीक्स। और हर एक 2-3 हफ्ते में हमको इन रॉकेट्स की मदद से इनको फायर करके इसकी पोजीशन में हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना पड़ता है, करेक्शन करते रहना पड़ता है। सो सैटेलाइट विल ड्रिफ्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो सैटेलाइट अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है, उसकी पोजीशन में आ जाता है। सो यहाँ पे जो स्टेशन कीपिंग में दो तरह की हो सकती है, ईस्ट वेस्ट स्टेशन कीपिंग और नॉर्थ साउथ स्टेशन कीपिंग। ईस्ट वेस्ट का मतलब है जैसे डायरेक्शन को आपको या तो ईस्टवर्ड इसको बढ़ाना है आगे, या वेस्टवर्ड आपको बढ़ाना है, ठीक है। या फिर दूसरा है आपका नॉर्थ साउथ स्टेशन कीपिंग। इसमें जो नॉर्थ की साइड में इसको शिफ्ट करना है या साउथ की साइड में शिफ्ट करना। सैटेलाइट जो आपका स्पेस में है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सैटेलाइट स्पेस में है उसको कौन सी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना है, ठीक है, आगे पीछे लेफ़्ट राइट, वो वाली बात है, ठीक है। तो वही ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ इन चारों डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन सन एंड मून, सैटेलाइट आल्सो ड्रिफ्ट इन लैटिट्यूड पोजीशन में भी चेंज हो सकता है। देखिए, ईस्ट और वेस्ट जो पोजीशन है आपकी, अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न में आप मूव कर रहे हैं आपका सैटेलाइट आगे या पीछे, तो हम कह सकते हैं दैट इज़ लैटिट्यूडनल पोजीशन में चेंज हो रहा है, लैटिट्यूड में चेंज हो रहा है सैटेलाइट के। एंड दिस मेक्स द सैटेलाइट टू इंक्लाइंड अप टू द सर्टेन डिग्री। सो एज यूजुअल काउंटर एक्शन इज प्रोड्यूस्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम प्रोवाइडेड बाई जेट्स एंड द इंक्लाइंड इट इज मेड जीरो। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ स्टेशन कीपिंग। और जो नॉर्थ साउथ स्टेशन कीपिंग है उसको क्या बोलेंगे अपन? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल चेंज या लॉन्गिट्यूडनल करेक्शन। सो इसमें कोई ज़्यादा डीप वाली बात है नहीं। स्टेशन कीपिंग का मतलब आपको इतना याद रखना है कि स्टेशन को अपनी पोजीशन में बनाए रखना, ठीक है, चारों डायरेक्शन में करेक्शन किया जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आया है ये है ट्रांसपॉन्डर। जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं में। सो देखिए, इट इज़ यूज्ड टू लिंक ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना।
सैटेलाइट के अंदर होता है। पहली चीज़ तो ये, ट्रांसपोंडर कहाँ होता है, सैटेलाइट के अंदर होता है। और सैटेलाइट के अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे जो फर्स्ट क्या करेगा आपका सैटेलाइट, अर्थ स्टेशन से कोई सिग्नल आया उसको एंटेना के थ्रू रिसीव करेगा। रिसीविंग करने के बाद में अब उस सिग्नल को वो रिसीव करने के बाद में उसको एम्पलीफाई करेगा, नॉइज़ को हटाएगा, फिर उसका फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्ट करेगा यदि एक्टिव सैटेलाइट है तो। यदि पैसिव सैटेलाइट है तो कुछ नहीं करेगा, बस एम्पलीफाई कर लेगा, एम्पलीफाई नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, जस्ट उसको रिवर्ट बैक वापस ट्रांसमिट कर देगा। तो ट्रांसपोंडर का टाइप भी अलग अलग हो सकता है। एक तो ऐसा ट्रांसपोंडर हो सकता है जो रिसीव्ड सिग्नल को प्रोसेस करता है, पूरा फ्रीक्वेंसी भी कन्वर्ट करता है, वापस ट्रांसमीटर एंटेना के थ्रू ट्रांसमिट कर देता है। तो जो प्रोसेसिंग होती है ट्रांसपोंडर करता है सारी। हो सकता है कि ट्रांसपोंडर आपका पैसिव ट्रांसपोंडर है, उसमें कोई भी सब सिस्टम कोई भी आपने एम्पलीफायर वगैरह नहीं है, सिर्फ नॉर्मल पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, पैसिव ट्रांसपोंडर सिग्नल को रिसीव करेगा और वापस जो है कि आपको ट्रांसमिट कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा उसकी, इतना है, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड टू लिंक ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना। जो सैटेलाइट के अंदर रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग एंटेना है, दोनों को जो है कि लिंक करने, इनके दोनों के बीच में जो भी प्रोसेसिंग होती है रिसीविंग के बाद से लेकर के ट्रांसमिटिंग से पहले तक, वो सारा काम कौन करता है, ट्रांसपोंडर करता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सेक्शन इज़ मेनली यूज फॉर फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है इसका वो है फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ शुरुआती लेक्चर्स में कि जो अपलिंक और डाउनलिंक है, अपलिंक मतलब अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट पे जो सिग्नल जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी, uplink frequency that is generally 6 GHz, okay, and the downlink frequency from satellite to earth station जो सिग्नल ट्रेवल करता है that is generally 4 GHz, सी बैंड में होते हैं दोनों ही। तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी 6 GHz और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी 4 GHz दोनों को, इसका मतलब है सैटेलाइट रिसीव तो कर रहा है 6 GHz पे और उसको वापस ट्रांसमिट कर रहा है अर्थ पे 4 GHz पे। इसका मतलब है सैटेलाइट में कोई तो डिवाइस है जो कि फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर रहा है, वो कौन है, ट्रांसपोंडर, ठीक है। तो ट्रांसपोंडर का इम्पोर्टेंट काम है वो है फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन, और इससे भी ज़्यादा अगर कहें तो फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्जन इसका मेन काम है। इसका ब्लॉक डायग्राम देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ब्लॉक डायग्राम से की मदद से हम समझेंगे। ओके, सो देखिए, माना कि ये आपका सैटेलाइट, ये आपका पूरा सिस्टम जो है सैटेलाइट के अंदर है, फिटेड होता है, ठीक है। ये ट्रांसपोंडर है आपका। सबसे पहले जो सिग्नल आया धरती से वो आपका सैटेलाइट एंटीना पर आएगा। दिस इज़ योर, मान लो कि ये आपका सैटेलाइट एंटीना है, ठीक है। और इस डायग्राम में हमने जो एंटीना, एक ही एंटीना यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल में। इसका मतलब है यही एंटीना रिसीव करेगा और यही एंटीना जो है कि वापस ट्रांसमिशन के दौरान भी यही एंटीना यूज़ किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल में हमने रिसीव किया अर्थ से सिग्नल, एंटीना पे, सबसे पहले एंटीना पे आएगा और एंटीना से जो सिग्नल जाएगा दैट इज़ एट डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर का क्या रोल होता है, एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी बताया लास्ट लेक्चर में कि जो सिग्नल रिसीव्ड सिग्नल है उसको तो भेजना है रिसीवर की डायरेक्शन में, ठीक है, और ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आता है उसको भेजना है एंटीना की डायरेक्शन में। ये इसका मेन फंक्शन है। होने को तो ऐसा भी हो सकता है कि एंटीना से जो सिग्नल आया डुप्लेक्सर पे वो इधर नहीं जा कर के, मतलब रिसीवर डायरेक्शन में नहीं जा कर के ट्रांसमीटर सेक्शन में चला जाता डायरेक्टली, बट वो तो गलत हो जाता, फिर तो अपना जो है कि पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा और डिवाइस काम ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब है जो रिसीव्ड सिग्नल है उसको रिसीवर की डायरेक्शन में मोड़ना और जो ट्रांसमिट करना है हमको जो सिग्नल उसको एंटीना की डायरेक्शन में मोड़ना, यही इसका काम है, किसका, डुप्लेक्सर का। सो डुप्लेक्सर हमारा समझ में आ गया यहाँ पे। ओके, डुप्लेक्सर के बाद सिग्नल जाता है आपका यहाँ पे, ये फ्रंट एंड है। ये फ्रंट एंड में डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं LNA, क्योंकि रिसीव्ड सिग्नल जो है, रिसीव्ड सिग्नल एक्चुअली आपका बहुत ही वीक सिग्नल है। वीक सिग्नल होने के कारण उसको डायरेक्टली प्रोसेस करना पॉसिबल है नहीं, तो उसको हम एम्पलीफाई करेंगे, उसमें से नॉइज़ को रिड्यूस करेंगे और सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे। सो दैट एक्शन जो है किया जाएगा किसके द्वारा, LNA के द्वारा। दिस इज़ कॉल्ड लो नॉइज़ एम्पलीफायर, ठीक है, लो नॉइज़ एम्पलीफायर, ठीक है। ओके, तो लो नॉइज़ एम्पलीफायर ने प्रोसेस कर दिया सिग्नल को, मतलब एम्पलीफाई कर दिया, थोड़ा
ऐसी कंडीशन में उसने बना दिया सिग्नल को ताकि हम उस पर काम कर सकें उस सिग्नल पे। अब आपको जो करना है वो आप कैरियर प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर करोगे। कैरियर प्रोसेसिंग यूनिट में अंदर क्या होता है, इसके अंदर ही मेन आपका फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्जन होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन कहाँ होता है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन आपके कैरियर प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होगा। इसके अंदर भी कई सारे स्मॉल ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन का भी अलग मिक्सर होता है। मिक्सर में इट इज़ नथिंग बट ए मल्टीप्लायर फॉलोड बाय ये बैंड पास फिल्टर। ठीक है, सो डीपली हम जितना जाएंगे उतना पढ़ सकते हैं, बट पॉलिटेक्निक में आई थिंक बच्चों के लिए इतना काफ़ी है अगर वो इसे समझ पाएँ तो। ठीक है, ओवरव्यू है। अगर डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। और बाकी बच्चे जो हैं जो मुझे पढ़ रहे हैं वो मैं जीपीसी धौलपुर में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कुछ डिटेल में और ज़्यादा अंदर जानना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। एंड नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूँगा। ठीक है, ओके, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो। ओके, तो ये समझ में आया आपको कैरियर प्रोसेसिंग में क्या हुआ। जो मेन फंक्शन है कैरियर प्रोसेसिंग का वो है फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्जन। ठीक है, ये समझ में आया। फ्रंट एंड में आपको LNA होता है, ये आपको समझ में आया। अब आपने डाउन कन्वर्जन कर लिया, उसके बाद सिग्नल को आपको वापस भेजना है अर्थ पे। ठीक है, वापस भेजना है, वापस ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिशन करने से पहले आपको उसको और एम्पलीफाई करना पड़ेगा, उसको पावर को हाई करना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड पावर एम्पलीफायर। एक्चुअली ये थोड़ा इसमें गलत लिखा हुआ है, दिस इज़ पावर एम्पलीफायर। और जिसमें माइक्रोवेव पावर एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं, लाइक जनरली जो यूज किया जाता है दैट इज़ TWT हम कह सकते हैं। ठीक है, TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, इट इज़ ए माइक्रोवेव एम्पलीफायर। ठीक है, जनरली यूज्ड इन सैटेलाइट्स एंड रडार्स। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर हियर, इसको याद रखना ज़रूरी है। TWT कि आप अगर आपसे पूछे ट्रांसपोंडर के अंदर जो एम्पलीफायर होता है पावर एम्पलीफायर, वो कौन सा एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव कई बार, तो आप बताओगे TWT, दिस इज़ ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। और इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है कि माइक्रोवेव वाली जो सब्जेक्ट है आपकी थर्ड ईयर में उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो TWT ने आपको एम्पलीफाई कर दिया, हाई पावर एम्पलीफायर दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो है कि सिग्नल को वापस से ट्रांसमिट किया, तो आपने सिग्नल को जो है कि वापस डुप्लेक्सर को भेज दिया। ठीक है, और वापस डुप्लेक्सर पे आया तो आपको पता है डुप्लेक्सर का फंक्शन ये ट्रांसमिशन जिसका करना है, जिस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है उसको तो ये भेजेगा एंटेना पे। ठीक है, ये तो वापस एंटेना पे। और रिसीव्ड जो सिग्नल होता है उसको, ये रिसीव्ड जो सिग्नल होता है इसको ये रिसीविंग चेन में, ये तो फंक्शन है डुप्लेक्सर का। सो आपने ट्रांसमिटेड सिग्नल को कहाँ भेज दिया, वापस यहाँ पे भेज दिया एंटीना पे, और एंटीना के थ्रू वापस से ट्रांसमिट कर दिया। ये तो हुआ ब्लॉक डायग्राम पूरा। और आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अगर आप, मैंने जो बोला है आपको इन सारे ब्लॉक्स के बारे में, अगर आप इतना डिटेल में लिख देते हो एग्ज़ाम में तो आई थिंक आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रांसपोंडर है ये जनरली पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, इसके अंदर ये ब्लॉक्स हैं, डुप्लेक्सर हुआ, फ्रंट एंड कन्वर्टर, कैरियर प्रोसेसिंग यूनिट, पावर एम्पलीफायर। इसके बारे में आप चाहो तो यहाँ से पॉइंट्स लिख सकते हो। मुझे आई थिंक दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर इसमें कर दी हैं। इसने जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो RF फ्रंट एंड है इसके अंदर जो है कि अलग कुछ ज़्यादा मीन्स कुछ ब्लॉक्स होते हैं। तो सबसे में इम्पोर्टेंट जो ब्लॉक है यहाँ पे लो नॉइज़ एम्पलीफायर है। ठीक है, एंड कैरियर प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके अंदर भी एक मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर में एक आपका एक ऑसिलेटर के थ्रू एक सिग्नल होगा और आपका एक मेन सिग्नल होगा, उसके मल्टीप्लाई करने के बाद में जो है कि इट इज़ फॉलोड बाई बैंड पास फिल्टर ऑल्सो। सो उसके बाद पावर एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है, उसको डुप्लेक्सर को भेजा जाता है। ये डायग्राम भी आप याद कर सकते हैं। So I think this is for today's lecture it is enough। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने ब्लॉक डायग्राम की मदद से आपको समझा दिया है, मगर फिर भी अगर नहीं आया समझ में, ये जो लिखा है इस PDF में इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा तो आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा
समझ में आएगा। तो चलो देखिए मेन ब्लॉक्स में देखिए इसमें क्या क्या होता है। 4 ब्लॉक्स मैंने आपको बताया। डुप्लेक्सर हुआ, ठीक है, फ्रंट एंड कन्वर्टर हुआ, कैरियर प्रोसेसिंग यूनिट हुई और पावर एम्पलीफायर हुआ। तो इसमें ट्रांसपोंडर डज द फॉलोइंग फंक्शंस। देखिए क्या क्या फंक्शंस होता है। फ्रंट एंड रिसीव द सिग्नल इन अपलिंक फ्रीक्वेंसी एंड रिमूव नॉइज एंड गिव फ्री एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपका ये फ्रंट एंड है ये क्या कर रहा है, सिग्नल को रिसीव करेगा, अपलिंक फ्रीक्वेंसी पे करेगा, सीधी सी बात है, बिकॉज अभी तो एंटीना के थ्रू आया ही है, उसको डाउन कन्वर्जन तो बाद में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फ्रंट एंड है ये आपको अपलिंक फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को रिसीव करेगा। और लो नॉइज एम्पलीफायर मैंने आपको बताया इसके अंदर होता है, वो क्या करता है, नॉइज़ को तो रिमूव करेगा एक तरीके से और सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा ताकि उसे आगे प्रोसेस किया जा सके। नंबर 2 पॉइंट है इसमें, फ्रीक्वेंसी ट्रांजेक्शन फ्रॉम अपलिंक टू डाउनलिंक इज़ डन बाय कैरियर प्रोसेसिंग यूनिट। जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन जो होना है कौन से यूनिट में होना है, कैरियर प्रोसेसिंग यूनिट में होना है, ये भी मैंने आपको बताया। नंबर 3 है, फाइनली पावर एम्पलीफायर इंक्रीजेज द गेन और पावर लेवल, ठीक। फाइनली जो एम्पलीफायर जो ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक में आपको बताया, पावर एम्पलीफायर जो है वो क्या करेगा, आपका पावर को हाई करेगा, सो द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड टू अर्थ, फिर सिग्नल को अर्थ पे ट्रांसमिट किया जा सके, इतना उसका पावर को बढ़ा देगा। इसमें फिर डिटेल में दिया है, देखिए डुप्लेक्सर दिया है। डुप्लेक्सर इज स्विचिंग यूनिट विच यूजेस फॉर सिंगल एंटीना फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। जब किसी एंटीना को रिसीविंग एंटीना एवं ट्रांसमिटिंग एंटीना दोनों को एक यूज़ करना है, एक ही एंटीना को यूज़ करना है एज ए रिसीवर और एज ए ट्रांसमीटर, तो हमें डुप्लेक्सर की आवश्यकता पड़ती है, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें फिर फ्रंट एंड जो कन्वर्टर है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया है। इसके अंदर आरएफ फिल्टर्स होंगे, ठीक है। आरएफ फिल्टर का मतलब है कि इसमें बैंड पास फिल्टर होगा जो कि ये डिसाइड करेगा कि जो रिसीव्ड सिग्नल है उसमें से किसको रिसीव करना और किसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जो एंटीना होगा, एंटीना का जो बीम एक तरीके से बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, वो काफ़ी फ्रीक्वेंसीज मीन्स एक फ्रीक्वेंसी रेंज काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ के सिग्नल को जो रिसीव करता है एंटीना। मगर उस एंटीना ने जो रिसीव किया है उसमें से सैटेलाइट के अंदर या ट्रांसपोंडर के अंदर कौन सा सिग्नल जो है कि अंदर जाना चाहिए और कौन सा बाहर से ही रिजेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। दैट इज़ ये जो एक्शन है वो बैंड पास फिल्टर द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो आरएफ फिल्टर है आपका, ठीक है, ये जो आरएफ फिल्टर है इसके अंदर ये इज़ नथिंग बट आपका बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर इज़ नेसेसरी एक्चुअली हियर। बैंड पास फिल्टर क्या करता है आपको जानते हो, जैसे कोई सिग्नल आया माना कि, तो हमारा जो सिग्नल एक्चुअली हम भेज रहे 1.5 गीगाहर्ट्ज़ पे भेजा हमने, या कह सकते हैं 6 गीगाहर्ट्ज़ पे भेजा, ठीक है, अपलिंक फ्रीक्वेंसी। तो 6 गीगाहर्ट्ज़ पे भेजा सिग्नल, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 6 गीगाहर्ट्ज़ मतलब 6 गीगाहर्ट्ज़, उसकी एक बैंडविड्थ होगी सिग्नल की। मान लो कि 5.99 गीगाहर्ट्ज़ टू 6.001 गीगाहर्ट्ज़, इस तरीके से। तो उसकी जो एक रेंज है उसको ये रिसीव करेगा। मगर एंटीना आपका ज़रूरी नहीं है 5.99 के बाद 5.99 गीगाहर्ट्ज़ के बाद ये रिसीव करेगा। इट में रिसीव 5.8 गीगाहर्ट्ज़, 5.9 गीगाहर्ट्ज़। तो इसको रिजेक्ट करना होगा, बाकी सिग्नल्स को रिजेक्ट करना होगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमीटर को मालूम होना होगा कि उस ट्रांसपोंडर को जैसे हमने डिज़ाइन किया है, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए उसको डिज़ाइन किया है, वो उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की सिग्नल को रिसीव करेगा, बाकी को रिजेक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए बैंड पास फिल्टर लगाया जाता है। इक्वलाइज़र है, उसके बाद लो नॉइज़ एम्पलीफायर है। लो नॉइज़ एम्पलीफायर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें फिर है आपका आरएफ फिल्टर इज़ रिमूविंग द आरएफ नॉइज़। आरएफ नॉइज़ का मतलब है वही है कि जो अनवांटेड सिग्नल्स हैं उनको रिजेक्ट करना है, बाकी जो डिज़ायर्ड सिग्नल है उसको अंदर जाने देना है। दैट इज़ बैंड पास फिल्टर। इक्वलाइज़र कैंसल्स द डिले डिस्टोर्शन, ये डिले को थोड़ा करेक्ट करता है। लो नॉइज़ एम्पलीफायर हैज़ हाई पावर गेन एंड लो नॉइज़ कंट्रीब्यूशन।
लो नॉइज़ एम्पलीफायर आपका गेन को बढ़ाएगा सिग्नल के और नॉइज़ को उसमें से एक तरीके से रिमूव करता है, कहने का मतलब उसको उसके लेवल को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैरियर प्रोसेसिंग यूनिट है। कैरियर प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होगा, देखिए आपका जो सिग्नल आया है, ये डुप्लेक्सर से जो सिग्नल आएगा RF फ्रंट एंड में आया, फ्रंट एंड में जो लो नॉइज़ एम्पलीफायर से आउटपुट जो है आपका, यहाँ पे अब सिग्नल जो है कि आपकी इस कंडीशन में आ गया है ताकि उसको आप प्रोसेस कर सको। इधर आपने एक ऑसिलेटर लगाया है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑसिलेटर लगाया है। ऑसिलेटर ने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट की है, ठीक है, वो उस फ्रीक्वेंसी को आप एक मल्टीप्लायर में भेज रहे हो। इधर से आपका जो सिग्नल आया वो भी यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्चुअली यहाँ पे बीच में एक, यहाँ पे इस PDF में दिखाया नहीं गया है, यहाँ पे एक बैंड पास फिल्टर भी होता है, ठीक है, जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, कह सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो सिग्नल जनरेट हुआ उसमें बैंड पास फिल्टर से हम गुजारेंगे कि कौन से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को डाउन आगे बढ़ाना है, तो वो बैंड पास फिल्टर की मदद से हम उसको सेलेक्ट करके डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद पावर एम्पलीफायर है आपका, और पावर एम्पलीफायर से फिर जो है कि डुप्लेक्सर के थ्रू एंटीना, और एंटीना से वापस धरती पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सॉरी। ओके, सो इसमें देखिए कैरियर प्रोसेसिंग यूनिट इज़ यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन फ्रॉम अपलिंक फ्रीक्वेंसी टू डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। कैरियर प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है, इसका यूज़ जो मेन जो काम है वो है आपका फ्रीक्वेंसी को डाउन कन्वर्ट करना, अपलिंक फ्रीक्वेंसी को डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन के 4 डिफरेंट यहाँ मेथड्स दिए गए हैं। RF टू RF कन्वर्जन, RF टू IF कन्वर्जन, IF रिमॉड्यूलेशन, IF मॉड्यूलेशन एंड RF रिमॉड्यूलेशन। सो इनके बारे में इतनी जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है हमें। आई थिंक ये जो पार्ट है आपका, ये जो डाउन कन्वर्जन में भी कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, इसको रिमेंबर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे ये सारा अभी नहीं आएगा आपका। ठीक है, सो इट्स ओके। अगर आप जो मैंने आपको बताया इतना आप याद रख पाएँ, दैट विल बी इनफ एक्चुअली फॉर एग्ज़ाम पर्पज़। ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर कंपटीशन पर्पज़ लाइक यू आर राइटिंग IES एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम। सो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानना होगा। ओके, सो इसके बाद दिया गया है पावर एम्पलीफायर। ये मैंने आपको बताया लास्ट स्टेज ऑफ ट्रांसपोंडर इज़ पावर एम्पलीफायर है। लास्ट स्टेज कौन सी है, पावर एम्पलीफायर। सो जहाँ पे ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर फॉर इंक्रीजिंग द गेन बिफोर ट्रांसमिटिंग डाउन टू अर्थ। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो पावर एम्पलीफायर में क्या यूज़ किया जाता है, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब यूज कर रहे हैं। दिस इज़ ए माइक्रोवेव एम्पलीफायर जिसकी मदद से हम हाई गेन जो है कि प्राप्त करते हैं और जो सिग्नल है उसको एंटेना के थ्रू वापस धरती पे भेज देते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें दिया गया है, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस लेक्चर। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।